वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, घटना चक्र आय दृष्टि करंट अफेयर से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और ये प्रश्न भी हाल ही में हुई घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, 12 दिसंबर 2023 को भारत में पहली बार KPIT टेक्नोलॉजी द्वारा सोडियम आयन बैटरी तकनीकी का अनावरण किया गया। दूसरा कथन है, सोडियम आयन बैटरी तकनीकी 3000 से 6000 चक्रों का लंबा जीवन काल, पारंपरिक बैटरियों की तुलना में तेज चार्जिंग और शून्य से नीचे के तापमान के प्रति अधिक प्रतिरोध शामिल है। निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? राइट ऑप्शन है ए, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही है। भारत में पहली बार KPIT टेक्नोलॉजी द्वारा सोडियम आयन बैटरी तकनीकी का अनावरण किया गया, यह कथन सही है। दूसरा कथन है, सोडियम आयन बैटरी तकनीकी 3000 से 6000 चक्रों का लंबा जीवन काल, पारंपरिक बैटरियों की तुलना में तेज चार्जिंग और शून्य से नीचे के तापमान के प्रति अधिक प्रतिरोध शामिल है। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीकी का अनावरण 12 दिसंबर 2023 को KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा किया गया। किसके लिए? ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए। इसकी विशेषता है, इसमें छोटी यात्रा के लिए वाहन को आधे घंटे से भी कम समय में चार्ज करने की क्षमता शामिल है। इस बैटरी का महत्व है, बैटरी की लागत मौजूदा विकल्पों की तुलना में 30% तक कम होगी। सोडियम आयन बैटरी तकनीकी 3000 से 6000 चक्रों के लिए 80% क्षमता बनाए रखने और लिथियम बैटरी की तुलना में तेज चार्जिंग क्षमता के साथ विस्तारित जीवन काल प्रदान करती है। KPTI टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम है जो ऑटोमोटिव कंपनियों को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और उत्पाद इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। 14 दिसंबर 2023 को चीन का तीसरा पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है, चीन के तीसरे पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को गोबी रेगिस्तान में जियाओक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। तीसरा कथन है, चीन के तीसरे पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? राइट आंसर है ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चीन का पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया 14 दिसंबर 2023 को। कहां से? गोबी रेगिस्तान में जियाओक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा। इसकी विशेषता है, चीन का यह तीसरा अपना प्रायोगिक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है। ध्यातव्य है कि चीन के प्रथम प्रायोगिक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान का पहला कक्षीय परीक्षण सितंबर 2020 में हुआ था तथा दूसरा अगस्त 2022 में किया गया था। वर्तमान में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है, जिसे पहली बार वर्ष 1970 के दशक में अमेरिका द्वारा प्रारंभ किया गया था। चीन द्वारा किया गया प्रक्षेपण और निरंतर विकास चीन की अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ाने और खुद को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 13 दिसंबर
13 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के मध्य एक समझौता ज्ञापन किया गया। दूसरा कथन है भारत तथा एडीबी के मध्य समझौता उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार से संबंधित है। पूछा गया निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार और एडीबी के मध्य समझौता ज्ञापन 13 दिसंबर 2023 को हुआ। परियोजना उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के तहत। समझौते में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने संबंधी बात हुई। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार हेतु। इसका लक्ष्य है उत्तराखंड निवासियों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराना। इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यातव्य है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी तथा एडीबी की ओर से हो यून जियोंग शामिल थे। एशियाई विकास बैंक एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 17 दिसंबर 2023 को लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित पीएनटी ग्राउंड में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया। दूसरा कथन है अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। तीसरा कथन है अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित किया गया। पूछा गया है निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर है ए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन 17 दिसंबर 2023 को किया गया। कहाँ? लखनऊ में 2 दिवसीय। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा मुख्य अतिथि। विशेषता है मेले में 48 सरकारी और निजी अस्पताल चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहे। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित पीएनटी ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 9 दिसंबर 2023 को चीनी कंपनी द्वारा विकसित मीथेन संचालित रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है चीन की बीजिंग स्थित लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित इस रॉकेट का नाम जुकी 2Y3 वाहक रॉकेट है। और तीसरा कथन है चीन द्वारा मीथेन संचालित रॉकेट को जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। पूछा गया निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए राइट है। इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चीनी कंपनी द्वारा विकसित मीथेन संचालित रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया गया। 9 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया जो कि 2Y3 वाहक रॉकेट से लॉन्च हुआ है चीन के इनगर मंगोलिया क्षेत्र में जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से बीजिंग स्थित लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसकी विशेषता है मीथेन और तरल ऑक्सीजन से बने ईंधन पर आधारित रॉकेट है। ज्ञातव्य है कि चीन द्वारा लॉन्च रॉकेट जो सफल होने वाला पहला मीथेन
पहला मीथेन संचालित रॉकेट बन गया है। मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट को कम प्रदूषणकारी, सुरक्षित, सस्ता और पुनः प्रयोज्य रॉकेट के लिए उपयुक्त प्रवर्धक माना जाता है। मीथेन से चलने वाला जुके 1.5 ट्रिलियन टन भार को पृथ्वी की कक्षा में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, 13 से 14 दिसंबर 2023 तक आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में बिहार सरकार ने कितनी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में बिहार सरकार ने 200 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राइट आंसर है सी। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 आयोजित हुआ है 13 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य, कहाँ? पटना में। इसमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए 200 कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ। इससे राज्य में मिलेगा लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार। बैठक में अडानी समूह ने घोषणा की, राज्य में सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की। शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विमोचन किया बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 और राज्य उद्योग विभाग की कॉफी टेबल बुक का। इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इस नीति में रेखांकित किया गया है कि उद्योग और सामाजिक विकास के लिए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मानक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उल्लेखनीय है कि अडानी समूह ने पहले से ही बिहार में लॉजिस्टिक, गैस वितरण और कृषि लॉजिस्टिक में निवेश किया है। गोदाम या भंडारण क्षेत्र में अडानी समूह 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है, जिसमें 2000 लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके तहत कवर किए जाने वाले जिलों में पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सूरत डायमंड बोर्ड्स के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है। सूरत डायमंड बोर्ड्स के संबंध में ऑप्शन डी सही नहीं है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात सरकार के सहयोग से किया है। ये गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन है 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन बी, यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी, यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र है। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सूरत डायमंड्स बोर्ड्स निर्मित हुआ है सूरत, गुजरात में। इसका उद्घाटन 17 सितंबर 2023 को किया गया। उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र। यह होगा कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र। इस बोर्स में मौजूद होंगी आयात निर्यात के लिए अत्याधुनिक सीमा शुल्क निकासी, गृह, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए एक आभूषण माल तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट के लिए सुविधाएं। विशेष तथ्य, इस दिन प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया। अब सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। दिसंबर 2023 में किसे नवंबर माह के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर माह के लिए ऑप्शन सी, नाहिदा अख्तर को चुना गया है। संबंधित अन्य पॉइंट देखते हैं इस प्रश्न से। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023, इसकी घोषणा 11 दिसंबर 2023 को की गई। घोषणा करता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी।
आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया को दिया गया, और आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर जो कि बांग्लादेश से संबंधित हैं। विशेष तथ्य, ट्रेविस हेड को यह अवार्ड आईसीसी विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है। नाहिदा अख्तर को यह अवार्ड पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ट्रेविस हेड ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत के खिलाफ 120 गेंदों पर 137 रन की अहम पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। हेड ने मार्सन लबुशेन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 215 गेंदों में 192 रन की मैच विनिंग साझेदारी की थी। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2023 को प्रदत्त BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सेऊ सेऊंग जई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है सेऊ जेऊ जई को। राइट ऑप्शन है ए। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है। BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 पुरस्कार समारोह का आयोजन 11 दिसंबर 2023 को किया गया। कहाँ? हांगझोउ, चाइना में। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सेऊ सेऊंग जई दक्षिण कोरिया से संबंधित है, और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ऑन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया से संबंधित है, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी चेन किंग चेन और जिया येफान दोनों चाइना से संबंधित हैं, और मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जियांग जेन बैंग और वेई याक्सिन दोनों चीन से संबंधित हैं। एंडी चुंग मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यू सेंग सू और टैन निंग दोनों चाइना से संबंधित हैं। सर्वश्रेष्ठ पोशाक के लिए पुरस्कार पुरुष चेन टैंगजी मलेशिया, और सर्वश्रेष्ठ पोशाक के लिए पुरुष महिला जोंग कोलफोन अतिथि राकुल थाईलैंड। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 सीजन में पैरा बैडमिंटन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 20 से 25 फरवरी 2024 तक आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ है वायुसेना स्टेशन श्रीलंका। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ है कब? दिसंबर 2023 में। कहाँ? वायुसेना स्टेशन श्रीलंका, आंध्र प्रदेश में। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने स्वदेश विकसित समर एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने अपने पुराने रूसी मूल के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों का उपयोग करके समर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। यह मिसाइल प्रणाली सतह से हवा में मार करने वाली है, और इसके अलावा इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपनी स्वदेशी आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को ढेर किया। भारत ऐसी क्षमता हासिल करने वाला पहला देश बना है, और यह सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने की क्षमता के साथ विकसित कम दूरी की मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।